हेलो अचीवर्स, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई फाइनेंशियल क्राइसिस की जो दुनिया पर छा रहा है, जो इस फ्राइडे से शुरुआत हुई है। आप देख ही सकते हैं हेडलाइन, 100 अरब का बैंक 99 रुपये में बिका। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये सच्चाई है। ऐसा खैर पहले भी हो चुका है एक, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या है, सिलिकॉन वैली बैंक, SVB इसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक। ये बैंक जो अभी फ्राइडे के दिन, मतलब आप ये समझिए पिछले महीने तक ये बैंक सबसे, इसको अवार्ड्स मिल रहे थे सबसे बेस्ट बैंक होने के, और फ्राइडे के दिन ये अचानक से क्लोज हो गया 48 घंटे के दौरान ही, सिर्फ 48 आवर्स में। जैसे इस पर रेगुलेशन शुरू हुआ उसके 48 आवर्स के अंदर ही ये बंद हो गया। और ये बहुत बड़ा बैंक है, लगभग इसमें $25 बिलियन तक के एसेट्स बताया जाता है, डिपॉजिट्स बताया जाता है टोटल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। खैर आगे देखते हैं इसके कारण क्या रहे। ये फ्राइडे के दिन दिवालिया हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही एक और खबर आई, वो आज आई, वो एक सिग्नेचर बैंक। ये न्यूयॉर्क का बैंक है। न्यूयॉर्क जैसे इंडिया में बॉम्बे है, ऐसे ही, या मुंबई कह सकते हैं, ऐसे ही USA का जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो न्यूयॉर्क है। जो रियल कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC है, अगर आपको पता ही है होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए। वॉशिंगटन DC इसका कैपिटल है, जैसे इंडिया में दिल्ली है। और न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे इंडिया में बॉम्बे है। तो कल बंद हुआ, एक तरह से फ्राइडे को बंद हुआ सिलिकॉन वैली, दूसरे दिन हो गया सिग्नेचर बैंक। और ये तीसरा बड़ा बैंक है जो आज तक USA की हिस्ट्री में बंद हुआ। इससे पहले लेहमन ब्रदर्स हुआ था 2008 के दौरान। 2008 में क्या हुआ था, लेहमन ब्रदर्स हुआ था, जिससे दुनिया में मंदी छा गई थी। और कुछ हद तक हमें जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो देखने को मिला, लगभग 3%, 2% का गिरा। एक वक्त 2% करीब ही पहुँच गया था। और मेरा मानना है कि हो सकता है 5 से 10% और गिर जाए अगर हम 2008 का एनालिसिस देखें। हालांकि ये कोई भी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इस वीडियो के आधार पर खरीद या बाय सेल ना करें। उसके क्या कारण क्या रहे वो हम समझ लेते हैं। असल में क्या हुआ कि जो SVB बैंक है, इसका जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा क्या था, ट्रेजरी बॉन्ड्स में था। ट्रेजरी बॉन्ड सिंपल सा आप समझिए सरकारी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, सरकारी बॉन्ड। इंडिया में आप समझ लीजिए, अगर हम समझ लेते हैं सरकारी बॉन्ड। असल में होता ये है कि जो भी सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, इसका खरीद बेचान कैसे होता है। जैसे 10 रुपये का बॉन्ड है, मान लीजिए आप खरीदने गए, तो आपको क्या है, जैसे 1% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी 9 रुपये में मिल जाएगा। अब ये होगा कि इसका पीरियड होता है। अब इनके अलग अलग पीरियड होते हैं, 180 दिन के होते हैं, 5 साल के हो सकते हैं, 10 साल तक के भी होते हैं। USA के बॉन्ड लगभग 10 साल के पीरियड तक भी हो सकते हैं। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं आई, लेकिन SVB बैंक में ये माना जा रहा है कि उसका क्या था, SVB बैंक ने क्या कर रखा था कि जो USA के बॉन्ड्स थे, यानी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, उसमें इन्वेस्ट कर रखा था। और वो ट्रेजरी बॉन्ड थे हेल्ड टू मैच्योरिटी थे, HTM उसको बोलते हैं। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है उसको उसी दिन रिडीम करेंगे, यानी उसी दिन उनको उस पर पैसा वापस मिलेगा जिस दिन उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। यानी मान लीजिए उन्होंने 5 साल का बॉन्ड खरीदा था, तो 5 साल बाद ही पैसा मिलेगा, उससे पहले पैसा नहीं मिल सकता। इस बीच क्या हुआ, पिछले साल से जो फेड था, वो लगातार इंटरेस्ट रेट जो थी, ब्याज दर बढ़ाया जा रहा था। जो आपने सुना ही होगा कि लगभग जो है USA के अंदर 5% से ऊपर ब्याज दर पहुंच गई लगभग। इसके कारण क्या हो रहा था, बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा था। बैंक्स पैसा कैसे बनाते हैं, बैंक्स का सीधा सा हिसाब ये रहता है कि जो भी सेंट्रल बैंक होती है किसी भी देश की, जैसे रिजर्व बैंक इंडिया में, फेड है USA के अंदर, ये जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होता है, लोन महंगा हो जाता है, और डिपॉजिट पर मिलने वाला सेविंग इंटरेस्ट रेट है वो भी महंगा हो जाता है। अभी तक USA में पिछले कई सालों से, लगभग 2008 के बाद ही समझ लीजिए, USA में जो इंटरेस्ट रेट था 1%, और या उससे पहले 0, 1%, 2% के बीच ही चल रहा था, लगभग 15-20 साल से ऐसा था।
बट अब वो बढ़ के अचानक 5% हो गया। तो बैंकों का जितना इंटरेस्ट रेट बैंकों को देना था अब वो एकदम से बढ़ गया। इससे हुआ ये कि एसवीबी जो बैंक था इसका जो इन्वेस्टमेंट था, चूँकि ट्रेजरी बॉन्ड्स में था, तो वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे और इसी के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, एसवीबी को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, कोई अगर जैसे डिपॉजिट करे हुए थे, जैसे आप समझना चाहें कि लोगों ने पैसा डिपॉजिट करा था, उस पर इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा मिल रहा था, तो उस हिसाब से पैसा ज़्यादा निकल रहा था, तो एसवीबी को पैसा ज़्यादा रखना था। हमेशा बैंक के पास क्या होता है कि 80 से 90% जो उसका पैसा होता है वो लोन में दूसरों को दिया हुआ होता है। 15-20% भी पैसा बैंक अपने पास रखते हैं। इंडिया में अलग सिचुएशन है। 2008 से पहले तो यही सिचुएशन हो गई थी। 2008 के बाद रेगुलेशन और टाइट हुए तो थोड़ा सा इसको 30% तक का कर दिया गया कि आपसे 60 से 70% पैसा ही लोन पे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा परसेंट पैसा लोन पे नहीं जा सकता। और अलग अलग तरीके की आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह में आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी दिन कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें लोग अचानक बैंक में पैसा लेने पहुंच जाए, तो उनको पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर बैंक पैसा देने में नाकामयाब रहता है तो बैंक को लिक्विडेट घोषित कर देता है, यानी उसको एक तरह से बैंकरप्ट घोषित कर देता है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक के साथ ऐसा ही हो चुका है इंडिया में, लेकिन उस दिन क्या होता है, आरबीआई ने इसको बचा लिया था। आरबीआई ऐसे खबर आ गई थी कि आईसीआईसीआई बैंक डूबने वाला था, लोग पैसा निकालने पहुंच गए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसी वक्त इतना पैसा इशू किया कि जितने भी लोग निकालने आए 2-3 दिन तक उनको पैसा मिलता रहा। तो इससे क्या था कि वो जो खतरा था वो टल गया। एसवीबी बैंक ने इस खतरे को टालने के लिए क्या करा कि लोग इस तरीके से पैसा निकालें, वो अपने एसेट्स बेच रहे थे। यानी ये समझिए कि एसवीबी क्या कर रहा था कि उसको ऐसे खतरे का उसको अंदाजा था, इसलिए वो एसेट बेच रहा था। उसने क्या किया, $21 बिलियन के जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे वो बेच दिए। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड क्या सेफेस्ट एसेट्स हैं, इसको कोई भी देश आसानी से नहीं बेचता या कोई भी कंपनी आसानी से नहीं बेचती, क्योंकि उनको पता है कि इस पर जो 1% का ब्याज है वो मिलना ही मिलना है, या 2% जो भी ब्याज मिलना है वो मिलना ही मिलना है, कभी भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ये बेचा, इससे क्या होगा कि वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मच गया और लोग अपना पैसा निकालने पहुँच गए। और एसवीबी बैंक था, इसके जो मेन कस्टमर थे वो क्या थे, स्टार्टअप थे। और स्टार्टअप भी कौन से, ज़्यादातर टेक इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंडस्ट्री यही थे। जैसे क्रिप्टो का पैसा इसमें काफ़ी था। तो ये अचानक से लोग अपना पैसा निकालने पहुंच गए और जो एसवीबी बैंक था उसमें पैसा था ही नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको रेगुलेटर्स ने लिक्विडेट कर दिया और वो बैंकरप्ट हो गया। अब एसवीबी की एक यूके में आर्म है, आर्म मतलब ब्रांच है, जो यूके का हिस्सा है, जो सिलिकॉन वैली बैंक का यूके का जो हिस्सा है, यूके मतलब ब्रिटेन का जो हिस्सा है, वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 120 अरब रुपए से ज़्यादा की है। इसको 1.7 बिलियन डॉलर बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे लगभग ये 100 बिलियन रुपए से, यानी 100 अरब रुपए से ज़्यादा की इसकी वैल्यूएशन है। हुआ ये कि एसवीबी बैंक की जो यूके की आर्म है, जिसके पास कम से कम 120 अरब रुपए का जिसका मान रहता है, उसको अल्टीमेटली 99 रुपये में एचएसबीसी बैंक ने खरीदा है। आप समझ सकते हैं, जिसको 100 अरब रुपये का जिसका वैल्यूएशन हो, उसको 99 रुपये में एचएसबीसी बैंक को बेचा गया। ये स्थिति हो गई है। इसके बाद खैर जो यूएसए है, वहाँ से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आए। बाइडेन ने कहा है, प्रेसिडेंट है जो यूएसए के, कि भाई जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसे बैंक फेलियर के लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये सीधी सीधी बात आती है पावेल के ऊपर, जो फेड रिजर्व के चेयरमैन है, यानी इंडिया में जो आरबीआई के चेयरमैन है, ठीक ऐसे वहाँ फेड जो है उसके चेयरमैन है, तो वो है पावेल। इस ऐसे उन पर थोड़ी खतरे की घंटी लटक गई, क्योंकि जो आरबीआई का गवर्नर होता है, जैसे आरबीआई गवर्नर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि सिर्फ वो महंगाई को ही कंट्रोल रखेगा, उसको ये भी देखना है कि बैंक नहीं डूबने चाहिए, उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी बनती है। ठीक ऐसी जिम्मेदारी फेड की भी वहाँ बनती है। लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे क्या होता है, तो ये वहाँ पर अब तक घटित हुआ ये है कि आप समझ सकते हैं 2 वर्किंग डेज में, एक फ्राइडे मान लीजिए और एक मंडे मान लीजिए, 2 वर्किंग डेज में 2 बैंक डूब गए। अब उसका दबाव पूरी दुनिया पे देखने को मिलने की पूरी संभावना है। इसके चांसेस कम है कि वो दबाव हमें नहीं देखने को मिलेगा।
जो कारण मैं बता रहा था कि कंस्टेंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी बैंकों को ब्याज दर लगातार वृद्धि करने से क्या अनुचित दबाव पैदा हुआ। और दूसरा, इस वक्त जो बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि 2008 में क्या हुआ था, जब बैंक डूब रहे थे, दिवालिया घोषित हुए थे, यानी लेहमन ब्रदर्स जिस वक्त गिरा था, उस वक्त क्या था, दुनिया में रिसेशन चल रहा था, यानी मंदी की मार पहले से ही थी। तो फेड रिजर्व और यूएसए के पास क्या बहुत, या यूएसए गवर्नमेंट जो कह सकते हैं, फेड रिजर्व जो कहें, उसके पास बहुत सारे स्कोप था और वो पैसा डाल सकते थे। अभी क्या हो रहा है, दुनिया में महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, और अल्टीमेटली कोशिश यूएसए ये कर रहा था कि जो ज़्यादा लिक्विडिटी है, यानी ज़्यादा पैसा जो मार्केट है उसको वापस लाया जाए ताकि महंगाई की दर कम हो। महंगाई की दर कम करने का एक तरीका ये होता है कि मार्केट में पैसा है वो वापस बैंकों में ला दिया जाए या खुद के पास रख लिया जाए, ताकि मार्केट में कम पैसा रहेगा तो कम ही डिमांड होगी। महंगाई का जो सीधा सा हिसाब होता है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो महंगाई घटेगी। इस वक्त वहाँ पर डिमांड काफ़ी है, महंगाई ज़्यादा है, और इसके साथ बैंक डूब रहा है, तो बैंकों को पैसा अगर दे देती है फेड, तो अभी तो उसने जो कोशिश करी है 5% ब्याज दर करने, इंटरेस्ट रेट लगभग 5% तक लेकर आने के बाद, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी, और उसका असर हम देखने को मिलेंगे। आज जैसे सिग्नेचर बैंक डूबा, कल एसवीबी डूबा था, आज सिग्नेचर बैंक डूब गया। तो अब देखते आगे क्या क्या होता है। थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।